नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बड़ी बेचैनी से मैं इंतज़ार कर रहा था जजमेंट का, और जजमेंट आते ही मैं चूँकि उस समय लाइव था और जजमेंट आते ही मैंने आपको बताया भी कि आखिर जजमेंट में क्या हुआ। और आज सुबह से मैं बहुत सारे चैनलों पर रहा हूं और उन सभी पर जजमेंट क्या होना चाहिए, क्या आएगा, क्या संभावना है, इस पर हम चर्चा करते रहे। लेकिन उद्धव ठाकरे जो लगातार ये कह रहे थे कि मैं शिव सैनिक हूँ, मैं बाला साहब का बेटा हूँ, और पता नहीं कितनी कितनी लंबी लंबी डगारें मार रहे थे और कितनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो हम लोगों ने सुना। मैं शिव सैनिक हूँ, शिवसेना हमारी है, लेकिन वो ये कहते समय कुछ गालियाँ दे गए। कितनी बुरी गालियाँ उन्होंने दी आज फेसबुक लाइव में। उन्होंने कहा कि जिन रिक्शे वालों को बाला साहब ने पाल पोस कर बड़ा किया। अब आप सोचिए कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले कितने % लोग हैं। भारत जो इस समय का है उसमें कितने धनाढ्य लोग हैं। रिक्शे चलाने वाले, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो रिक्शे वाला मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? और रिक्शे चलाने वाला इंसान नहीं है, रिक्शे चलाने वाला क्या वोटर नहीं है? उनका कहना कि रिक्शे चलाने वाले लोगों को बाला साहब ने बढ़ाया और उनके बेटे यानी कि बाला साहब ठाकरे ने बढ़ाया, बाला साहब ठाकरे के बेटे के साथ उन्होंने क्या व्यवहार किया, ये उनको मुबारक। तो क्या राजनीति में वंश परंपरा खत्म नहीं होने वाली? क्या वो अपनी योग्यता के आधार पर राजशाही क्लेम नहीं कर सकते? क्या वो ये नहीं कह सकते कि मैं अगर योग्य हूँ, मुझ में कुछ योग्यता है तो मैं सत्ता में मुझे बैठना चाहिए, मुझ में योग्यता नहीं है तो सत्ता में बैठने का अधिकारी नहीं हूँ? क्या ऐसा उनको नहीं सोचना चाहिए? लेकिन वो तो ये कहते हैं कि हम बाला साहब ठाकरे के वंशज हैं, मैं ठाकरे हूं। और ठाकरे, उन्होंने फेसबुक लाइव में कहा, मैं ठाकरे हूं और ठाकरे ही रहूंगा, और शिवसेना को फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट करूंगा, फिर से बढ़ाऊंगा, फिर से पैदा करूंगा और फिर से रिक्शे वालों के पास जाऊंगा। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि रिक्शे वाले को बाला साहब ने उठाकर इतना बड़ा कर दिया और वो चले गए, उन्होंने बाला साहब जिन्होंने बड़ा किया उनके वंशजों के साथ आए भी नहीं, उनके बेटों के को सीट से हटा दिया, और दूसरी तरफ कहते हैं मैं फिर से रिक्शे वालों के पास जाऊंगा। अभी अरे भाई, रिक्शे वालों को आप बढ़ाकर क्या करना चाहते हैं? बाला साहब ने रिक्शे वाले को बढ़ाया तो आपको पाले, और आप रिक्शे वालों को बढ़ाएंगे तो वो आपके नालायक बेटे को पालेंगे क्या? लगातार शिवसेना जो शिंदे ग्रुप है वो आपसे एक ही तो डिमांड कर रहा था, बहुत कुछ नहीं मांग रहा था। वो एक डिमांड कर रहा था, एक बात कर रहा था, और वो ये कह रहा था कि आप इस्तीफा दे दीजिए, आप सरकार गिरा दीजिए, और सरकार गिराने के बाद हम आप बैठकर बात करते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम शिवसेना ही हैं, आपके नेतृत्व पर विश्वास भी करते हैं और आपका नेतृत्व हमें स्वीकार्य भी है। बस इतनी सी बात है कि हमें एनसीपी स्वीकार नहीं है, हमें कांग्रेस स्वीकार नहीं है। हम एनसीपी और कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़कर आए, और जिस आइडियोलॉजी के खिलाफ हम पलकर बड़े हुए, उस आइडियोलॉजी के साथ सरकार बनाकर हम शिवसेना को समाप्त कर रहे हैं। हम शिवसेना को बचाने के लिए ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो शिवसेना को बचाने के लिए कर रहे हैं, और आप जो कर रहे हैं उससे शिवसेना समाप्त होने वाली है और शिवसेना समाप्त हो रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने कई बार प्रयास भी किया कि वो इस्तीफा दे दें, हिम्मत नहीं कर पाए, क्योंकि बाला साहब के बेटे को हिम्मत की आवश्यकता पड़ गई, और क्लेम भी करते हैं कि मैं उनका बेटा हूं और बाला साहब के गुण मेरे अंदर हैं, और बाला साहब के बेटे को हिम्मत की जरूरत पड़ गई कि वो हिम्मत नहीं कर पाए। शरद पवार, लोग लगातार कह रहे थे कि शरद पवार जब तक शिवसेना पूरी खराब नहीं कर लेंगे, जब तक पूरा निस्त नाबूद नहीं कर देंगे, जब तक इनकी इमेज मिट्टी में नहीं मिला देंगे, तब तक नहीं मानने वाले। हुआ भी यही कि जब ये इस्तीफा देने का विचार करते, ये सोचते कि मैं इस्तीफा देकर आगे बढ़ूंगा, तब तक पीछे से वो आ जाते शरद पवार, और शरद पवार इनको कहते चिंता मत करो, मैं घुटा हुआ राजनीतिक हूं, मैं बहुत पुराना वाला हूं, सरकार बचा लेंगे, सरकार बढ़ जाएगी, सरकार बच जाएगी, सरकार चल जाएगी, और सरकार ब्ला 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 सब हो जाएगी। लेकिन नंबर गेम कहां से लाएंगे? अच्छा, दूसरा ग्रुप जो है शिंदे ग्रुप, वो भी बाला साहब का ही फॉलोवर है। तो बाला साहब का फॉलोवर और बाला साहब के वंशज, मैं आपको एक किस्सा बताता हूं, महाराष्ट्र का ही है।
शिवाजी महाराज के वंशज जो छत्रपति कहलाए, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशजों ने कुछ समय तक शासन किया और उसके बाद उन्होंने पेशवाओं को गद्दी सौंप दी। आप सोचो कि जब उनको ये एहसास हुआ साहू जी महाराज को कि भाई हम और हमारे जो वंशज हैं, हमारे जो पुत्रगण हैं, हमारे परिवार में जो लोग हैं, इतनी राजनीति हमारे साथ हो रही है कि हम महाराष्ट्र को यानी कि हम मराठा लैंड को, हिंदवी स्वराज को बचा नहीं पाएंगे। तो उन्होंने इसी सतारा में, इनके बगल में जहां से शिंदे आते हैं, शिंदे सतारा से आते हैं, इसी सतारा के पेशवाओं को गद्दी सौंप दी थी और उनको पेशवा अपॉइंट करके पूरे अधिकार दे दिए थे और खुद केवल किंग मेकर बने रहे थे। और उन पेशवाओं ने, चाहे हम बालाजी की बात करें, बालाजी बाजीराव की बात करें, बालाजी मतलब 2-3 वर्जन जो 4 हुए हैं बालाजी के, उन पेशवाओं की बात करें, उन्होंने हिंदवी स्वराज स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश तक का मतलब है झांसी, कानपुर तक अपना साम्राज्य स्थापित किया। उन पेशवाओं ने दिल्ली की गद्दी से मुगल बादशाहों को वेतनभोगी बना दिया था और उन पेशवाओं ने वेतनभोगी मुगलों को एक कोठरी में कैद कर लिया था, यानी कि लाल किले में कैद कर लिया था। लाल किले के बाहर उनका शासन नहीं लगता था। तो आप जब ये महसूस हो कि हमारे वंशज नहीं चला सकते या हम नहीं चला सकते, तो क्यों ना पेशवा अपॉइंट कर दिए जाए, क्यों ना पेशवा लाकर रख दिए जाए। और सतारा से जिन पेशवाओं को गद्दी सौंपी गई थी वो भी तो बेचारे पैदल थे, वो भी तो किसानी करते थे, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए पेशवा और बहुत कुछ नहीं थे। लेकिन उनके टैलेंट को ध्यान में रखते हुए शिवाजी महाराज के वंशजों ने, छत्रपति के वंशजों ने उनको अपॉइंट किया था। ये तो महाराष्ट्र का पुराना इतिहास है ना, ये तो वहाँ की पुरानी परंपरा है। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आप उनके वंशज होने के नाते सब कुछ करेंगे। और जो पेशवा हैं, मैं तो शिंदे को पेशवा कहता हूँ, पेशवा एकनाथ जी शिंदे, पेशवा एकनाथ जी शिंदे यानी कि रियल जो फाइटर है, रियल जो सत्ताधारी है, रियल जो महाराष्ट्र में हिंदवी स्वराज स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं शिवाजी महाराज के नाते, बाला साहब के पेशवा के नाते, तो क्यों ना उनको पावर दे दी जाए ये, और वो बदले नहीं, वो आपसे लड़े। आप अयोग्य वंशज हो गए अगर बाला साहब के, तो वो पेशवा योग्य पेशवा थे, योग्य पेशवा बन गए और उन्होंने ये बात सिद्ध कर दी कि हम सही में बाला साहब के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, हमने जो वचन दिया वो वचन पूरा करने वाले लोग हैं और आप जो आप कर रहे हैं वो वाकई में डुबाने वाली बात है। अंतिम फैसले में जो शुरू से एजेंडा था अपनी साख बचाने के लिए, औरंगाबाद का नाम चेंज करना और इसका नाम चेंज करना, उसका नाम चेंज करना, वो सब आप कर गए, भावुक हो गए। अब आप कहते हैं कि उनको मुबारक हो, और आप सदन में लड़ते, खड़े होकर सदन में कहते कि आओ मेरे सामने और आओ मेरे सामने वोट डालो, मैं बाला साहब का वंशज हूं, बाला साहब का बेटा जिस समय खड़ा हो उस समय मेरे से आंख मिलाकर बात करिए, आप हमारे पेशवा हैं, हमारे साथ रहिए। तो वहां आप एकनाथ शिंदे से आंख मिलाने की बजाय एकनाथ शिंदे के विषय में आपने ये कह डाला कि एक रिक्शे वाले को उठाकर यहां तक बाला साहब ने खड़ा किया और उसी व्यक्ति ने बाला साहब के अपने बेटे को धराशायी कर दिया। अरे भाई ये तो दंगल है, अरे भैया ये तो राजनीति का युद्ध है। इसमें तो भारतीय जनता पार्टी ने, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्होंने कुछ प्रेसिडेंट स्थापित करने की कोशिश की है। उन्होंने ये नरेंद्र मोदी का बेटा कौन होगा, बाकी अमित शाह का बेटा राजनीति में होगा कि नहीं होगा, ये बेटा बाप की परंपराओं से अलग हटकर एक प्रेसिडेंट स्थापित किया है। और ये कोशिश करना लोगों के द्वारा कि वो इस परंपरा को तोड़कर अपने बेटे को उत्तराधिकार में दे जाएंगे। अरे भाई डेमोक्रेसी क्या, आप रजवाड़े से आते हैं क्या भारत में अभी राजशाही है क्या? आप राजशाही होने के नाते अपने बेटे को राजा बनाना चाहते हैं क्या? अब भारत में जब डेमोक्रेसी आ गई तो स्वीकार है क्या? अब ऐसे अगर उद्धव ठाकरे को राष्ट्रपति, अगर बाला साहब राष्ट्रपति होते या बाला साहब प्रधानमंत्री होते तो यह कहा जाता कि बाला साहब के बेटे प्रधानमंत्री बनेंगे। बाला साहब अगर राष्ट्रपति होते तो बाला साहब के उत्तराधिकारी के रूप में वो उद्धव ठाकरे राष्ट्रपति बनेंगे। ये कौन सा लॉजिक है, कहां का लॉजिक वो बता रहे हैं। और बाला साहब ने देश में अगर कुछ किया
अपने हिंदुओं के लिए किया तो उनका वोट नहीं मिला क्या, उनका सपोर्ट नहीं मिला क्या? क्या बाला साहब अकेले कुछ कर सकते थे क्या? क्या आप अकेले कुछ कर सकते हैं क्या? आप अगर आप में पौरुष है और आप में पौरुष आपको लगता है कि है, तो फिर आपको ये विचार, आपको ये बताना चाहिए कि भाई आप नए सिरे से बाला साहब की शिवसेना को खड़ा कर लेंगे और इनकी हमें आवश्यकता नहीं है। आप में वो पौरुष होता तो आप मनसे की तरह, जैसे राज ठाकरे ने छोड़कर नई रास्ता अपनाया और मनसे को खड़ा किया, भले ही मनसे पॉलिटिकली स्ट्रांग ना हो, पॉलिटिकली वोट में कन्वर्ट ना कर पाते हो, लेकिन आज भी महाराष्ट्र में मनसे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आज भी एक अथॉरिटी की तरह खड़ी हुई है। और अथॉरिटी इतनी स्ट्रांग खड़ी हुई है कि जब वो ये कहते हैं कि लाउड स्पीकर उतारो नहीं तो हम हनुमान चालीसा करेंगे, तो आप सीट पर बैठे हुए लाउड स्पीकर उतरवाने के लिए सारे आदेश करते हैं और सब कुछ प्रयास करते हैं। दूसरी बात ये भी है ना कि आपने रवि राणा को और उनकी पत्नी को इसलिए देशद्रोह लगा दिया था, क्यों? क्योंकि वो हनुमान चालीसा करने जा रहे थे। अब आप सोचो, किसी को हनुमान चालीसा करने पर देशद्रोह लगाओगे तो हनुमान जी आप पर द्रोह लगाएंगे कि नहीं? आपको राजनीतिक द्रोह लगा दिया और आपको अपनी ही पार्टी से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया, और आज आप चबूतरे पर खड़े हुए हैं, अंदर पॉलिटिकल पार्टी दूसरी है। लेकिन जब आप ये क्लेम करते हैं कि आप बाला साहब के वंशज हैं, तो इतनी जल्दी हार मान जाएंगे? ऐसे आप इस्तीफा देंगे? और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो अभी जो चर्चा चल रही है टेलीविजन पर कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने नहीं जाएंगे राज्यपाल के पास, वो किसी चिलांडू को भेजेंगे। आप सोच सकते हैं कि उद्धव ठाकरे स्वयं इस्तीफा देने नहीं जाएंगे, किसी चिल्लड़ को भेजेंगे इस्तीफा देने के लिए। यानी कि उद्धव ठाकरे अब राजभवन में राज्यपाल के सामने जाना भी पसंद नहीं करते हैं, इतने गुरूर में हैं, इतने ज्यादा अपने आप में गुरूर भरा हुआ है, इतना घमंड भरा हुआ है कि भारत में, लोकतांत्रिक भारत में, आप बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी की तरह क्लेम करते हैं और आप राजभवन इस्तीफा भी देने नहीं जाएंगे। और आप कैबिनेट की जो बैठक करते हैं उसमें हाथ जोड़कर एनसीपी से तो कहते हैं कि आपने हमारा सहयोग किया, आप कांग्रेस से तो कहते हैं आप हमारे सहयोगी थे, आप सोनिया गांधी को मैसेज भेजते हैं कि आप हमारे सहयोगी थे, धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन आप भगत सिंह कोश्यारी के दफ्तर में जाकर इस्तीफा देना भी पसंद नहीं करते। आप अपने किसी चिल्लड़ को भेजकर वहां इस्तीफा देना चाहते हैं। आप में इतना घमंड कि आप हनुमान जी का अपमान करें, आप में इतना घमंड कि आप पालघर की घटना में साधुओं पर हत्या हो उनके ऊपर आप ऐसा व्यवहार करें, आप में इतना घमंड कि आप अपने ही पार्टी के जो समर्पित सेवक हैं, जो समर्पित शिव सैनिक हैं, उनको ये कह दें कि रिक्शे चलाने वाले लोग थे, तुमको बढ़ाने वाले हम हैं, तुमको बढ़ाकर यहां तक लाए। जबकि हकीकत यह है कि अगर जनता वोट न दे, शिव सैनिक इनके साथ ना हो, तो क्या मातोश्री में अकेले बाप बेटे बैठकर सत्ता चलाएंगे, या चला सकते हैं, या कर सकते हैं? ये विचारणीय विषय है। और आप अभी कोश्यारी के पास इस्तीफा देने भी नहीं जाएंगे। इतना घमंड तो भगवान का भोजन है, भगवान भोजन में घमंड ही खाते हैं। आप ऐसे एक अबला की बद्दुआ, मैं अबला कहूं कि ना कहूं कंगना रनावत को पता नहीं, लेकिन कंगना रनावत की बद्दुआ जिसमें उन्होंने कहा था उद्धव ठाकरे तुम्हारा घमंड चूर चूर होएगा, तुम्हारा घमंड ही तुम्हें बर्बाद करेगा और तुम्हारा घमंड तुमको खा जाएगा, वो बहुत समय नहीं हुआ, 1 वर्ष के अंदर ही कंगना का श्राप आपको लग गया और आप किस स्थिति में आ गए। और अभी तो क्लेम ये भी है कि असली शिवसेना कौन? आप बाला साहब के बेटे हैं, इसके नाते शिवसेना क्या बाला साहब की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, प्राइवेट कंपनी थी क्या? बाला साहब देश के हिंदुत्व की रक्षा करने वाले थे। आप शिवाजी महाराज की फोटो लगाते हैं, शिवाजी महाराज के वंशजों को, उनके पुत्र पौत्र कोई तो होंगे, उनको आपने क्या स्थान दिया ये बताइए? शिवाजी महाराज के वंशज तो होंगे ना, उनके पुत्र पौत्र परिवार के लोग रिश्तेदार कुछ तो होंगे, आप उनको सम्मान नहीं देते। और बाला साहब के पुत्र होने के नाते आपको पार्टी चाहिए, आपको सत्ता चाहिए, आपको सत्ता चलाना है, भले ही आप द्रोही हो जाएं, भले ही आप हिंदुत्व द्रोही हो जाएं, भले ही बाला साहब की पॉलिटिक्स को किनारे रख दें, लेकिन आपको सत्ता चाहिए।
इसलिए सत्ता के मोह में आप सब भूल गए, पालघर की घटनाएं भूल गए, आप कंगना रनावत का घर फोड़ गए और आप अर्णब गोस्वामी को जेल भेज गए। आप नवाब मलिक, जिसका अभी भी प्रकरण आया, नवाब मलिक के आप रिश्तेदार हो गए। देशमुख को आपने किसी भी स्थिति के लिए छोड़ रखा था। आप कहते हो आपने अच्छे काम किए, अभी फेसबुक लाइव में आपने कहा आपने अच्छे काम किए, लेकिन आपके कितने अच्छे काम, कौन से अच्छे कामों की बात आप कर रहे हैं? उन अच्छे कामों की बात कर रहे हैं जिसमें अनिल देशमुख जेल में है, उन अच्छे कामों की बात कर रहे हैं जिसमें अनिल बजे जेल में इसलिए है क्योंकि वो दलाली करता था। आप अच्छे काम ये कर रहे थे कि आपने रश्मि शुक्ला के खिलाफ मुकदमा कर दिया था। आप अच्छे काम ये कर रहे थे कि आप परमवीर सिंह को जेल भेज रहे थे, वो उसके साथ आप भ्रष्टाचार के मामलों में आपके लोग इन्वॉल्व हैं, आपकी सरकार के लोग इन्वॉल्व हैं और आप उसको बचाने पर लगे हुए थे। और आप कहते हैं हम अच्छे काम कर रहे थे। मैं समझ नहीं पाया कि आप कितने अच्छे काम कर रहे थे, कौन से अच्छे काम कर रहे थे। लेकिन सत्ता एकदम पलट गई। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय ने आपकी सारी संभावनाओं को धराशायी कर दिया। काश एक हफ्ता पहले, जिस समय शिंदे ग्रुप ये कह रहा था कि उद्धव जी आप इस्तीफा दे दीजिए, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन तोड़ दीजिए, हम आपके ही हैं, आपके साथ रहेंगे, हम मिलकर काम करेंगे, हिंदुत्व के लिए काम करेंगे और हम महाराष्ट्र के लिए काम करेंगे। आपने जब तक शरद पवार के नेतृत्व में पूरी नाक कटवा नहीं ली, जब तक आपने अपने आप को नेस्तनाबूद नहीं कर दिया, तब तक आप अपनी जिद पर अड़े रहे और आपको लगता रहा कि वो रिक्शे वाला आपका क्या कर लेगा, उसको तो मेरे बाप ने ही बढ़ाया था, बाला साहब ने बढ़ाकर बड़ा किया था। वो रिक्शे से ऑटो वाला, ऑटो वाले से पार्षद, पार्षद से विधायक, विधायक से वो मंत्री बन गया था और वो तो हमारे घर के पीछे जो काम करने वाले लोग हैं वो वैसे ही बने रहेंगे, रिक्शा लेकर खड़े रहेंगे। लेकिन उसने आपको रिक्शा करवा दिया। आप इस समय रिक्शा करके कहाँ जाना चाहते हैं ये देख लीजिए। लेकिन घमंड अच्छा नहीं होता, क्योंकि भगवान का भोजन तो घमंड ही है। वो आपका पूरा हो गया। लेकिन सवाल ये होता है कि अब नवाब मलिक का क्या होगा। दूसरा सवाल ये भी है कि अब वो अनिल देशमुख का क्या होगा, सचिन वजह का क्या होगा, परमवीर सिंह तो बड़ा खुशी मना रहा होगा। लेकिन इस प्रकार के बहुत सारे लोग जो आपकी नॉरिशमेंट में पल बढ़ रहे थे, जिनका पालन पोषण आप कर रहे थे, सरकार बदलने के बाद उनका क्या होगा? जब देवेंद्र फडणवीस जी सरकार में बैठेंगे और चढ़ाई करेंगे तब क्या होगा? इसका इंतजार बड़ा बुरा होगा। और वो फंसे तो ये संभव है कि अनिल देशमुख के साथ आप भी कटघरे में आ जाएं। तब आपके ये जो शिव सैनिक वाला वो जो गुरूर है वो कहाँ जाएगा? ये संभव है कि आप भी जेल की सैर कराएं, फिर करेंगे जो होगा। लेकिन इतनी गंदी राजनीति कि आप अपने सहयोगियों को, जिनके बल पर आप यहाँ तक पहुँचे, जिनके बल पर आप शिवसेना बढ़ी, उनको ये कहें कि हमने तुमको बढ़ाया। अरे भैया, जनता आपको बढ़ाती। नेता तो मैं भी बनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे कौन बढ़ाए? नेता तो कोई भी बनना चाहता, लेकिन उसे बढ़ाए कौन? उसे बढ़ाती है जनता। जनता के प्यार को आप इसका लालच का नाम मत दीजिए, जनता के प्यार को एहसान का नाम मत दीजिए। ये बहुत गंदी बात है जो आप कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।